नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डबल स्टैंडर्ड्स पे। जी हाँ, दोहरे मापदंड। वैसे तो बहुत सी चीज़ों में उनके दोहरे मापदंड दिखते हैं, लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे दिख रहे हैं और वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार जो कि इस देश की हर बुराई के रूट पर भ्रष्टाचार है और ऐसी हवा बनाई जाती है उनके स्वयं द्वारा और भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि भ्रष्टाचार से लिप्त है कौन? विपक्ष। भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो सब दूध के धुले हुए लोग हैं, सिर्फ साधु संत रहते हैं, वहाँ किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं है। और ये मैसेज इस तरीके से कन्वे किया जाता है जनता में जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, इनकम टैक्स रेड्स करती है। अभी एक नेशनल डेली के एक स्टडी ने, एक इन्वेस्टिगेशन से ये पता लगा है कि 2014 जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, तब से लेके आज तक यानी 10 वर्ष में एनडीए की सरकार के दौरान जो टारगेट पे रहे ईडी और सीबीआई के खास तौर पे, उनमें 25 ऑपोजिशन के लीडर्स रहे और उन 25 में से 23 धीमे धीमे भाजपा की तरफ खिसक गए और जैसे ही वो भाजपा के करीब पहुंचे, उनके केसेस या तो क्लोज कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। बताइए कितना बढ़िया तरीका है। इसीलिए शायद विपक्ष के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मोदी की सरकार को संज्ञा दी है वॉशिंग मशीन की। या यहाँ पे आपके वो सारे जुर्म धुल जाते हैं जब आप भाजपा की वॉशिंग मशीन में जाते हैं, तो आपने कितने भ्रष्टाचार किए हों, कोई जुर्म किए हों, वो सब धुल जाते हैं, क्योंकि आपने भाजपा के सामने या तो आप नतमस्तक हो गए या आपने हाथ मिला लिया। ये स्थिति है। और फिर आप कहिए कि साहब हमसे ज़्यादा साफ सुथरा कोई नहीं। बड़ी बढ़िया बात है, अपने आप को खुद सर्टिफिकेट दीजिए और फिर गोदी मीडिया आपके पास वही नैरेटिव बिल्ड होता है और हर जगह ये मैसेज सारी दुनिया में फैलाया जाता है कि देखिए भ्रष्टाचार भरा पड़ा है विपक्ष में। 25 नेता वहाँ के फेस कर रहे हैं ईडी की इंक्वायरीज। ऐसा लगता है कि क्या एजेंसीज हैं इस देश की कि हर भ्रष्टाचारी को फौरन पकड़ लेती हैं। अब एजेंसीज को क्या कहा जाए? एजेंसीज का तो दुर्भाग्य है कि वो अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के बजाय वो रूलिंग पार्टी का एक दफ्तर बन गए। बड़ा दुर्भाग्य है ये इस भारतीय लोकतंत्र में कि इस तरीके की स्थिति बन जाए कि जो ऑटोनमस बॉडीज़ हैं और एक ऐसी एजेंसी जिनकी बड़ी साख हुआ करती थी और उनको बनाया इसलिए गया था कि वो किसी भी तरीके के पॉलिटिकल लीनिंग से, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस से, पॉलिटिकल एफिलिएशन से ऊपर रहें और कानून का राज कायम करें। तो कानून का राज तो दिख रहा है किस तरह से। आपने देखा ये जो मैंने आपको बताया कि 25 लोग 2014 से लेके अभी तक इनके टारगेट पे आ चुके हैं। उसमें से आप सोचिए 10 कांग्रेस के हैं, 4 एनसीपी और शिवसेना के हैं। ये वो शिवसेना है जब उद्धव ठाकरे रन कर रहे थे, पूरी शिवसेना डिवाइडेड नहीं थी। उसके अतिरिक्त 3 टीएमसी के हैं, 2 टीडीपी के हैं और एक समाजवादी पार्टी और एक किसी और पार्टी के। अब आप सोचिए कि कितनी साफ सुथरी है भारतीय जनता पार्टी। वहाँ बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं, कोई कहीं से किसी के जू नहीं रही थी। अब आप देख लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स इस देश के इतिहास में एक बहुत बड़ा घोटाला ही है। और ये तो शुक्रिया अदा करें सुप्रीम कोर्ट का, जिसकी वजह से इसका खुलासा हुआ और अभी तो कई परतें खुल रही हैं। और किस तरीके से मोदी सरकार ने इस्तेमाल किया इन एजेंसीज का
तमाम कंपनीज से पैसा लेने के लिए इसको जरिया बनाया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए से। अगर एक नॉर्मल कोर्स में होता तो शायद इसको एक्सटॉर्शन के क्राइम में माना जाता कि आपने किसी के यहाँ रेड करी, फिर उसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, आप समझ सकते हैं आप कि क्यों खरीदे, फिर आपने उसके खिलाफ केस क्लोज कर दिया या ठंडे बस्ते में डाल दिया। क्या मतलब? और छोटा मोटा नहीं, 1000 करोड़ 1500 करोड़ ऐसी भी कंपनी है जिनका पूरी वर्थ टर्नओवर भी नहीं है 200 करोड़ का या 400 करोड़ का, और वो 1500 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद के आपको गिफ्ट देते हैं और उसके बाद आपका केस बंद कर देते हैं। यही ठीक है, जो दूसरी पार्टी से उन्होंने भी लिया पैसा, लेकिन उनके पास तो कोई जरिया नहीं था ना कि उनको चाबी भर करके ले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो बहुत दूर की दूरी सरकार है, वो चाबी भर के पैसा लेती, तो एक्सटॉर्शन नहीं हुआ तो और क्या हुआ। लेकिन वो भ्रष्टाचार नहीं है। तमाम वो लोग जिनको भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप और टॉप लीडरशिप ने, मोदी और अमित शाह ने खुद कहा, जैसे अजीत पवार, जब तक वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं आए थे, उनके खिलाफ पूरा कैंपेन चला कि उन्होंने 4000 करोड़ का घोटाला किया। लेकिन जिस दिन उन्होंने भाजपा से हाथ मिलाया, वो हों चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, दोनों के केस बंद हो गए। जो नहीं गया वो म्यूजिक फेस कर रहा है, उसके खिलाफ जांच चल रही है, और किस दिन जेल की सलाखों के पीछे हो जाए इसका भी नहीं पता है। अब देखा है भ्रष्टाचार के आरोप में बिना किसी मनी ट्रेल को एस्टैब्लिश किए हुए आम आदमी पार्टी कितने टारगेट पे है मोदी के। पहले मनीष सिसोदिया बंद करेंगे, और ये सरकार ये भी इंश्योर कर लेती है कि किसी सूरत में आदमी की बेल ना हो। मनीष सिसोदिया को 1-1.5 साल हो गया जेल। मनीष सिसोदिया की बड़ी अच्छी रेपुटेशन रही है, दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, और शुरू से माना जाता था कि बहुत ही ईमानदार व्यक्ति, आम धारणा लोगों की यही थी, और सभ्य व्यक्ति। उनको लेकर के बंद कर दिया गया, और आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस नहीं ला पाई है, मनी ट्रेल की कोई सबूत नहीं। उसके बाद उन्होंने बंद किया उसी पार्टी के दूसरे बड़े नेता को, संजय सिंह। गनीमत है उन्हें बेल मिल गई, सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली, और इसी ग्राउंड में मिली, कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई एस्टैब्लिश नहीं होता, सिर्फ एक्यूजेशन। उसके बाद नंबर आया अरविंद केजरीवाल का। बार बार लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह खुल के विरोध कर रहे हैं मोदी का, और खुल के उनके बातों को, उनके तमाम खामियों को, कमियों को, गलतियों को, उनकी जो तमाम कारनामे हैं उनको एक्सपोज कर रहे हैं, तो लग रहा था कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि यहाँ ये उस टाइप के प्रधानमंत्री नहीं हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर कोई आलोचना करता है तो उसको नज़रअंदाज कर दे, क्योंकि लोकतंत्र में एक अपोजिशन पार्टी का अधिकार है आलोचना करने का। लेकिन अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे भेजा गया, और आज 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, उनकी अभी तक बेल रिजेक्ट हो चुकी है हाई कोर्ट से भी, और उनके खिलाफ भी कहीं से कोई मनी ट्रेल नहीं है। और सबसे सिग्निफिकेंट बात यह है कि उनको जिसके स्टेटमेंट पे को लेके आरोप लगाने वाले के कहने पे, जिसके कहने पे उनको अरेस्ट किया गया, वो है एक व्यक्ति जो कि अक्यूज्ड है, और उसकी कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे अरेस्ट होने से पहले और अरेस्ट होने के बाद और ज़्यादा। तो 34 करोड़ के उसकी कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, और वो व्यक्ति, उस कंपनी का व्यक्ति, आरोप लगाता है केजरीवाल के खिलाफ कुछ लिकर पॉलिसी को लेकर के, और वो भैया जिसने आरोप, वो सत्यवादी हरीशचंद्र मान लिया गया उसे, और उसके कहने पे, उसके स्टेटमेंट पे केजरीवाल को जेल। ये रवैया है। आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है इस देश में।
और भ्रष्टाचार के नाम पर। नरेंद्र मोदी जिसको भ्रष्टाचारी कहते हैं, अमित शाह जिसको भ्रष्टाचारी कहते हैं, और उनकी जो एजेंसीज हैं जो कि किसी ज़माने में इंडिपेंडेंट एजेंसी समझी जाती थी, ईडी और सीबीआई या इनकम टैक्स, तो उसको पूरा सप्लाइंग ट्रूथ मान लिया जाए और उसके बेसिस पे उठा के कार्रवाई शुरू कर दी जाए। ये लोकतंत्र को ख़त्म नहीं करना तो और क्या, पैरालाइज कर दो ऑपोजिशन को। पहले तो उनको ब्रांड कर दो कि वो बेईमान, सब विपक्षी नेता बेईमान, फिर उन्हें पैरालाइज कर दो, जेल भेजते जाओ उनके नेताओं। कांग्रेस पार्टी जो कि राष्ट्रीय स्तर पे अकेली पार्टी है जो लड़ रही है, बुरी स्थिति है कांग्रेस की, कांग्रेस में अपनी खामियां हैं, लेकिन उसका आप अकाउंट फ्रीज कर दे, बैंक अकाउंट, ये सिर्फ मोदी सरकार करवा सकती है। कहने को तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है, लेकिन सबको मालूम है आदेश कहाँ से आता है आजकल, सिर्फ एक जगह से, हर आदेश एक जगह से आता है। और कांग्रेस पार्टी को क्रिपल कर देना फाइनेंशियली, उससे बढ़िया और तरीका क्या हो सकता है कि अकाउंट फ्रीज कर दीजिए और पुराने केसेस निकाल करके, 20-20 साल पुराने केसेस निकाल के, कि साहब उस टाइम इन्होंने जो है ये सबमिट नहीं किया और ये डिले हो गया, इसमें इतना फाइन हो गया, इस तरीके से केस बना करके, जिसे कहा जाता है ना, कहावत है बाल की खाल निकाल करके, कि किसी तरीके से, और कब, जब इलेक्शन डिक्लेयर हो गए उसके बाद। ऐसा भी कोई इतिहास में नहीं हुआ है कि इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा नेता, वो भी एक चीफ मिनिस्टर स्तर का, उसको उठा करके बंद कर दिया गया। झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ यही हुआ। तो पूरा डिजाइन ये दिखता है कि विपक्ष को ध्वस्त कर दिया जाए, विपक्ष मुक्त भारत ऐसा कर दिया जाए, यही उद्देश्य दिखता है नरेंद्र मोदी का, और इसी उद्देश्य से ये सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसीलिए उनको भ्रष्टाचार, अपनी पार्टी के लोगों का भ्रष्टाचार नहीं दिखता, अपनी पार्टी का इलेक्टोरल बॉन्ड्स का भ्रष्टाचार नहीं दिखता है, लेकिन दूसरे सब भ्रष्ट हैं। यही उनकी राजनीति है और यही उनका तरीका है शायद आगे का चुनाव जीतने का।